अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ रह गए थे। सो हम पास पेपर सॉल्व कर रहे थे 2013 का। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 21। सो आप ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये यूएचएस की साइट से ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटिंग करवा सकते हैं। सो हमारा जो एमसीक्यूज़ नंबर 21 है दैट इज़ फॉर अ हीट इंजन ए रेशियो ऑफ Q1 to Q2 is 2/3 while that of heat engine B ratio of Q2 to Q1 is 1/3. What is the value of eta? यानी eta A over eta B। ये ईटा बेसिकली हमारे पास अगर हम इंजन्स की बात कर रहे हैं तो ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या कहा गया है, Q1 ओवर Q2 है फॉर द फर्स्ट इंजन ए और इसकी रेशियो है 2/3। देन बी के लिए, हीट इंजन बी के लिए आपको दी गई है Q2 ओवर Q1 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। आपने क्या फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है। बेसिकली एफिशिएंसी किसके इक्वल होगी, जो आपको यहाँ पे चीज़ मेंशन कर दी गई है आपने जस्ट उसी को यूज़ करके वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। अगर ये ए इंजन के लिए दी गई है तो इसके लिए हमारे पास ये ए इंजन की जो हीट की रेशियो दी गई है हम उसको मेंशन करेंगे एज इट इज़ जो वहाँ पे मेंशन दी। देन अगर हमें इंजन बी का कहा गया है तो इंजन बी के लिए जो चीज़ गिवन है हम उसको मेंशन कर लेंगे, और चाहे Q2 ओवर Q1 था या Q1 ओवर Q2 था इसको चेंज नहीं करेंगे। अब Q1 ओवर Q2 की क्या वैल्यू थी, 2/3, इसकी वैल्यू है 1/3। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास एफिशिएंसीज की वैल्यू आ जाए। सो 2/3 हम इसको जब लेके जाएंगे ऊपर तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, इट मीन 6/3। 3 2 is 6, सो रेशियो विल बी 2:1। सो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा फॉर 21st MCQs के हमारी रेशियो जो है वो 2:1 आ रही है। सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट विल बी 22 एंड 22 MCQs में पूछा गया है व्हाट इज़ द चार्ज स्टोर्ड ऑन 5 माइक्रोफेरेड what is the charge stored on the 5 microfarad capacitor charged to potential difference of 12 volt। सो आपको कहा गया है कि एक चार्ज स्टोर किया गया है कैपेसिटर के ऊपर, और फेरेड जो है हमारे पास बेसिकली कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, इसलिए हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट इज़ 5 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 12 वोल्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है, बेसिकली Q फाइंड आउट करना है कि Q की वैल्यू क्या होगी। सो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV। C में हमें दिया गया 5। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे यूनिट को चेंज नहीं किया गया, इट मीन्स हमें यूनिट को चेंज नहीं करना, यहाँ पे माइक्रो को एज इट इज़ लेके चलेंगे। देन 5 वैल्यू थी, 5 को एज इट इज़ लिखा, और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेजेस हैं 12, सो हमारे पास बनेगा आंसर 60 माइक्रोकूलम। ये हमारा चार्ज होगा जो एक कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। इट मीन्स कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर वे टू स्टडी द साइनोसाइडल वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज। सो हमारे पास कौन सी प्रॉपर स्टेटमेंट है जो साइनोसाइडल वेव के वोल्टेजेस के तहत हमें एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन देगी। सो नंबर ए इज वोल्टेज इज कनेक्टेड टू वाई इनपुट एंड टाइम बेस इज स्विच्ड ऑन। हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ क्या आ जाती है, जब भी आपने ग्राफ की बात करनी है तो आपके पास जो टाइम होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जो कि एक्स एक्सिस पे ली जाती है। अब अगर टाइम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया हुआ है तो वोल्टेज कहाँ पे आएंगे, वोल्टेज वाई एक्सिस पे आएंगे। सो हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन है कि वोल्टेज इज कनेक्टेड टू वाई इनपुट, सो 23 का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं विच इज़ 24। 12 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस 6 ओहम रेजिस्टेंस टू हैव अ स्टेडी फ्लो ऑफ करंट। व्हाट मस्ट बी द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेम रेजिस्टेंस टू हैव अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। सो आपको क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक 12 वोल्ट बैटरी थी
और उस पे रेजिस्टेंस थी 6 ओहम की। सो रेजिस्टेंस जो थी वो पहले हमारे पास 6 ओहम है, बैटरी के वोल्टेजेस जो हैं वो 12 वोल्ट हैं, और हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा था विच वॉज द स्टेडी करंट। अब क्या हुआ, नेक्स्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर हम सेम रेजिस्टेंस रखें, इट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओहम ही हो जाएगी, टू हैव द स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पेयर, और जो करंट है अब उसकी वैल्यू है जी 1 एम्पेयर। सो हमारे पास हमने बेसिकली इतने पोर्शन को लेते हुए यहाँ पे V फाइंड आउट करना है। सो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ओहम्स लॉ मौजूद है, V इक्वल्स टू IR। I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 एम्पेयर, रेजिस्टेंस कितने की थी 6 की थी, सो हमारे पास अगेन 6 वोल्ट आ जाएंगे। सो आपका B ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि यहाँ पे हमें 6 वोल्ट मिलेंगे इस बैटरी से। देन हमारा 25th MCQs आ जाता है। 25th MCQs is a solenoid is cut into the two half, magnetic induction due to the same current in each half will be। So आपको कहा गया है कि एक सोलेनॉइड था, उसको 2 हाफ में कट कर दिया गया है। सो हर हाफ में जो हमारे पास करंट गुजर रहा है वो सेम रहा, तो मैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा और मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी हो जाएगी, सेम रहेगी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी या 4 टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू के। सो सबसे पहले क्या है कि सोलेनॉइड था, हाफ में कट कर दिया, बेशक हाफ में कट किया लेकिन करंट जो है वो सेम क्वांटिटी में फ्लो कर रहा है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड ही करंट पे कर रही होती है। जितना करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी फ्लो करेगी, करंट अगर सेम रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगी। सो हमारा जो सी ऑप्शन है कि सेम एज द ओरिजिनल, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्योंकि हमने करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया। Number 6 is a long straight current carrying conductor has current directed from bottom to top when held vertically. What will be the direction of magnetic field line when observed from below to the conductor? So आपको कहा गया है कि एक कंडक्टर लिया है जिसमें बॉटम टू टॉप करंट फ्लो कर रहा है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो आपने सिंपली राइट हैंड रूल लगाना है, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, इट मीन्स आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, आपकी कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर ये बॉटम टू टॉप जा रहा है, हमारी जो हैंड की बाकी कर्लिंग फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें बता रही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह होंगी। सो हमारा जो बी ऑप्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सो ये हमारा 26 MCQs हो गया। देन हमें कहा गया है 27 में कि व्हाट इज़ द आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिकल डायग्राम शोन इन द फिगर। सो आपने बुलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना है। जो डायग्राम आपको गिवन है, डायग्राम में क्या दिया हुआ है, एक नैंड गेट है, नैंड गेट में हमारे पास ये यहाँ तक एंड गेट का सिंबल था, जब आपने इसके साथ यूँ बबल शो कर दिया इट मीन्स नैंड गेट बन गया। एक और नैंड गेट हमने अटैच किया, 2 नैंड गेट्स हैं, दोनों को ज्वाइन करके एक और गेट में डाल दिया है। यहाँ पे इसकी इनपुट है ए बी। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे आउटपुट कितनी होगी। सो सबसे पहले हम इनके एक्सप्रेशंस को देख लेते हैं। एंड में क्या होता है कि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और नैंड में क्या होता है कि जो मल्टीप्लाई हुआ है उसके ऊपर बार आ जाएगा। इट मीन्स ए बी है तो यहाँ हमारे पास आएगा ए डॉट बी, और इन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स इसके ऊपर बार साइन आ जाएगा। सॉरी, इन्वर्ट नहीं होगा, इस पर बार आ जाएगी, नोट हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट बी बार जी, यूँ हो गया हमारे पास। अब और गेट का क्या फंक्शन होता है, ऐड करना। सो यहाँ से एक इनपुट ये जा रही है एज इट इज ए डॉट बी बार, एक इनपुट ये जा रही है जो कि है ए डॉट बी बार। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। सो यहाँ पे बनेगा ए बी बार, बेशक डॉट लगा लें बेशक ना लगाएं, लेकिन ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इनके ऊपर कंप्लीट बार नहीं हम लगा सकते क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट का सिंबल नहीं है।
बस इस गेट का काम क्या है, जो इनपुट्स ली हैं उनको एज इट इज़ ऐड कर देगा। सो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, जिसमें एग्जैक्टली इसी तरह से वैल्यू गिवन है। सो आप ए डॉट बी भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली मकसद तो यही है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है MCQs नंबर 28। MCQs 28 में आपसे कहा गया है कि 3 resistors each having value R are connected as shown in figure. What is the equivalence resistance between X and Y? So X and Y के दरमियान equivalent resistance कितनी होगी? कनेक्शन कुछ इस तरह से है, एक ये ज्वाइन हुआ, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है, R, R and R। होगा क्या, आपको कहा गया है 3 रेजिस्टेंसेस जोड़ी गई हैं और आपने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 तरह के कनेक्शंस आ जाते हैं। अगर सीरीज होगा तो सब कुछ एग्जैक्टली ऐड हो जाएगा, अगर पैरेलल होगा तो इनका रेसिप्रोकल आ जाएगा, इस तरह से। अब हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस का एक पॉइंट है वो दूसरे वाली रेजिस्टेंस के साथ अटैच होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखें तो ये वाला एंड एग्जैक्टली इस वाले के दूसरे एंड से अटैच है, फिर इसका ये वाला एंड इस वाले के इस एंड से अटैच है। इट मीन्स ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास ये आ जाएगी रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे भी R है, अगेन R है और अगेन R है। इट मीन्स हमारा आंसर आएगा 3R। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द 3R एंड ये हमारा C ऑप्शन मौजूद है। सो C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 29th MCQs। 29th के अकॉर्डिंग the diagram show a wire carrying a current I placed between the poles of magnet. In which direction does the force on the wire act? So आपको कहा गया है ये हमारे पास है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें से करंट पास आउट कर रहा है और करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? यस, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सो पहली बात है कि अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को देखें तो वो हमें इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हर चीज़ की डायरेक्शन क्या होगी। सो करंट की डायरेक्शन ये है, फील्ड की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि जो आपका थंब है वो इंडिकेट करता है फोर्स की डायरेक्शन को। आपका जो मिडिल फिंगर है वो किस चीज़ की डायरेक्शन को शो करती है? करंट की डायरेक्शन को शो करती है आपकी मिडिल फिंगर, और 4 फिंगर जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। सो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में है, 4 फिंगर आपकी है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी करंट की डायरेक्शन को। सॉरी, यहाँ पे आएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो करंट जो है हमारा मिडिल फिंगर के अकॉर्डिंग ये अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट हो रही है, और ये जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर आ चुकी। अब इसके जो चीज़ परपेंडिकुलर आएगी, यहाँ पे अगर हम देखें ये चीज़ पहले परपेंडिकुलर है, अब जो फोर्स आएगी वो भी परपेंडिकुलर ही होगी कुछ इस डायरेक्शन में। यहाँ हर किसी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ शो की जाएगी। सो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है कि इसकी डायरेक्शन अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो वो डाउनवर्ड आएगी। नेक्स्ट इज the 30th MCQs. X-rays from a given X-ray tube operating under specific condition have minimum wavelength. The value of this minimum wavelength could be reduced by. X-rays हमने यूज़ किए हैं, एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या किया है, मिनिमम वेवलेंथ जो थी उसके ऊपर उसको ऑपरेट करवाया।
अब उस मिनिमम वेवलेंथ को भी रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो कौन से फैक्टर उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप जो है इंक्रीज कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड, हमारे पास ये ट्यूब है इस तरह से और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है कैथोड, यहाँ एनोड है, सॉरी ये कैथोड है, ये एनोड है, टारगेट लगा हुआ है। आप जो पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो प्रोड्यूस होने वाली एक्स रेज की वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी। सो वेवलेंथ को अगर मिनिमम करना है आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। सो 30th के लिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 31 हमारे पास आ जाता है 31st वन, हीलियम नियॉन लेज़र आर यूज्ड फॉर। सो हीलियम नियॉन लेज़र किस लिए यूज़ होती हैं, सर्विंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स। सो हमारे पास ये बुक की साइड इंफॉर्मेशन में ये बात गिवन है कि ये चीज़ किसके लिए यूज़ होती है। सो हीलियम नियॉन जो है वो सर्वे करने के लिए टनल्स का यूज़ होते हैं। सो हमारे जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। 32 MCQs is what is the type of characteristic X-ray photon whose energy is given by relation HF equals to EM minus EK। So आपको ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा के बीटा के बारे में। यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये कोई एटम है, इसके जो K शेल है वो ये था, M शेल ये है। अब जब आप HF लिख रहे हो EM माइनस EK, इसका क्या मतलब है कि K शेल में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुका था, यहाँ पे एक वैकेंसी खाली थी, M से एक इलेक्ट्रॉन आया जिसने इसकी जगह को फिल कर दिया। सो यहाँ पे इस वजह से EM आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे फिल किया है और किस वाले में किए, K शेल में किए। अब K शेल के लिए अगर ट्रांजिशन L शेल से हो रही होती है तो हम उसको K अल्फा कहते हैं, अगर M से ट्रांजिशन हो रही होती है तो उसको कहा जाता है K बीटा। तो हमारे पास जो ये टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी वो K बीटा प्रोड्यूस होंगी। सो सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, K बीटा। Then kinetic energy of electron by applying potential difference V1 across X-ray tube is KE1, while V2 potential difference produces kinetic energy equal to KE2. What will be the value of KE1 ratio KE2 if ratio of the potential difference V1 ratio V2 equals to 2/3? कहा क्या गया है आपसे, आपको काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई गई। काइनेटिक एनर्जी ये बता दीजिए फर्स्ट वन के लिए जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्रोवाइड किया, एंड देन हमारे पास आ गई V2 के लिए, जब आपने V2 पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कोई किसी सर्टेन वैल्यू पे आ गई। देन आपको कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी की रेशियो अगर आप लें वो किसके इक्वल होगी, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो ले रहे हैं और वो है इक्वल टू 2/3। तो अगर हमें याद हो काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें किसी चार्ज को। ये वर्क डन बेसिकली किस फॉर्म में आ रहा था, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रहा था। अब लेट सपोज ये हमारे पास 1 के लिए आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास, चार्ज वही रहा बट हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। इन दोनों की रेशियोज इस तरह से लेनी है कि 1 ऊपर आए और 2 नीचे आए। सो हमारे पास ये बन जाएगी फॉर्म इस तरह से, E2 इक्वल्स टू EV1 ओवर EV2। E सेम है, कैंसिल हो गए, एग्जैक्टली हमारे पास यही फॉर्म आ चुकी है। अब V1 ओवर V2 की वैल्यू क्या दी गई है, 2/3। इट मीन्स के जो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट वन है ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड वन एट सेकेंड वन पोटेंशियल वो एग्जैक्टली सेम होगी जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट इज़ 2:3। सो 33 का आंसर डी होगा। सिर्फ हमने क्या किया है, कैंसिलेशन किया, उसको रीअरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और हमारे पास आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
What will be the relation for the speed of electron accelerated toward the target in X-ray tube by applying potential difference V? Take mass of electron m and charge on an electron e. So अभी हमने क्या बताया है, हमने स्पीड का रिलेशन बताना है एग्जैक्टली उसी तरह से कि ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, ये चार्ज आ गया और जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे थे. अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के, एंड ये हमने ईवी प्रोवाइड कर दिया. अब उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. सो क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं. v² इक्वल्स टू 2ev/m और यहाँ पे v² है तो इस दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे. सो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी √2ev/m. सो हमारा जो 34th MCQs है उसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है. 35th इज फॉर व्हाट कैट अंडरस्टैंड्स इन एक्सरे टेक्नोलॉजी. एक्सरे टेक्नोलॉजी में कैट किस चीज़ को कहा जाता है, सो वो है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी. सो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है और ये एज इट इज़ बुक के स्टेटमेंट भी है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है. जैसे ही हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आई थिंक 2nd to 3rd लाइन में आपको बता दिया गया है कि जो कैट है वो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कहलाता है. सो नेक्स्ट वन जो है हमारे पास 36. सो during the production of laser, when the excited state E2 contain more number of atom than the ground state E1, the state is known as. So laser की जब हम बात कर रहे थे, जब प्रोडक्शन ऑफ लेज़र हो रही होती है तो जब E2 में एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 एनर्जी स्टेट हैं E1 E2. अब क्या हुआ कि जब लेज़र प्रोडक्शन में यहाँ पे एक्साइट होकर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए और E2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा हो चुके हैं और E1 में कम हो चुके हैं, तो इस स्टेट को क्या कहा जाता है. सो इस स्टेट को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन. सो जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है और ये भी बुक का एज इट इज़ जो बुक में स्टेटमेंट गिवन है कि अगर आपकी जो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वन ग्राउंड स्टेट वन, सो आपकी इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम दिया जाता है. सो नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं विच इज़ 37. In cloud chamber, the path of beta particles is number A straight, thick, short. Number B is thin, wavy, shorter. Number C thin, wavy, longer. Number D thin, straight, short. So cloud chamber में भी ये बुक में मेंशन किया गया है कि जो बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो थिन होंगे, उनके जो बीटा पार्टिकल्स की पूरी बीम आ रही होगी वो थिन होगी, वेवी होगी और लॉन्गर होगी. सो 37th का सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है. 38 is among the 3 type of radioactive radiation which has the strongest penetration power, alpha, beta, gamma या all have the same penetration power. So book में इसका भी जो टेबल है वो properly given है जिसमें ये बताया गया है कि गैमा रेज की या गैमा रेडिएशन की सबसे ज़्यादा penetration power है. So 38 का आंसर जो है वो B है और वो करेक्ट है. 39th is emission of alpha decay from a radioactive substance causes. अगर हम लोग अल्फ़ा रेस की बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ से अल्फ़ा रेस इमिट हो रही हैं तो उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको हम चेक कर लेते हैं. लेट सपोज हमने कोई x वैल्यू ले ली है, कोई भी x एलिमेंट लिया है, ये उसका आ गया हमारे पास, इसको कहते हैं मैस नंबर आ जाएगा एंड ये हमारे पास चार्ज नंबर आ गया. अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी हीलियम जो है वो निकल रही हैं, तो इस सब्सटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा. जब हीलियम यानी अल्फ़ा पार्टिकल इसमें से एमिट हो गई तो हमारा ये जो A है वो 4 टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा, जो Z है वो 2 टाइम्स डिक्रीज़ कर जाएगा. सो डी ऑप्शन के जो हमारा एमिशन हो रही है अल्फ़ा पार्टिकल की उससे प्रोड्यूस होने वाला सब्सटेंस उस पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है कि उसके जो डिक्रीज़ इन A है वो 4 टाइम्स हो चुके हैं, सॉरी 4 टाइम्स नहीं 4 हो चुका है, जबकि उसके Z में जो डिक्रीज़ आया है वो 2 का आया है. सो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन.
नेक्स्ट वन इज 40. 10 joule of energy is absorbed by 10 gram mass of radioactive source. What is the absorbed dose? So हमने absorbed dose को find out करना है. absorbed dose को find out करने का क्या फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं. बेसिकली absorbed dose होता क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि कोई एक mass absorb कर सकता है अपने अंदर. इट मीन्स ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है पहली बात, और वो क्या आ जाएगा, वर्क डन की फॉर्म में आ जाएगा जो एक mass अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है. इट मीन्स हमने इसको एज इट इज़ ही फाइंड आउट कर लेना है. सो हमारे पास वर्क डन कितना है, 10 जूल. मैस हमारे पास है 10 ग्राम्स. पहली बात है कि हमारे पास ये ग्राम्स में नहीं होना चाहिए, इसके बेस यूनिट में होना चाहिए. सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, किलोग्राम में लेके जाने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे. सो जब 1000 से डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी एग्जैक्टली 1000 ही बनेगा. यहाँ से 1 और 1000 डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये 1000 ग्रे बन जाएगा. और जो हमारे पास जूल पर किलोग्राम है उसको क्या कहते हैं, ग्रे कहते हैं. तो आपको सबसे पहले डोज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए एब्जॉर्ब डोज की. और एब्जॉर्ब डोज क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक बॉडी एक मैस एब्जॉर्ब कर सकता है. सो W/m आ जाएगा. W की वैल्यू 10 जूल गिवन थी, मैस जो था हमें ग्राम्स में गिवन था, उसको किलोग्राम में किया तो 1000 आ गया. देन क्या हुआ, जो चीज़ बिल्कुल इसके भी डिनोमिनेटर में जा रही होती है वो एक्चुअली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रही होती है. सो अगर हम इसको इस तरह भी देखें तो ये कुछ ये फॉर्म बन रही है. सो 10 से कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 1 बचेगा. 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 1000 ग्रे. सो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है. Next 41 MCQs is isotope are those nuclei of an element that have same atomic number but different mass number. So ये हमारी basic definition है isotopes की. So ये जो है वो बहुत easy MCQs था. NT option right option है. 42 is which one of the following emission takes place in a nuclear reaction? So थोरियम है, साथ प्रोटेक्टियम है, और फिर क्या एमिट होगा वो हमने स्टडी करना है. सबसे पहली बात है कि हर चीज़ में कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर होती है. इसके भी कुछ ना कुछ पोर्शन में मिस्टेक्स हैं. और यहाँ पे मिस्टेक जो है हमारे पास वो क्या है कि जब अगर हम थोरियम को देखें 23490, अगर हम प्रोटेक्टिनम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये भी 234 होता है, जबकि जो पेपर्स हैं उनमें 232 लिखा हुआ है. यहाँ पे 232 मेंशन किया हुआ है बट वो गलत है, यहाँ पे 234 ही होता है. आंसर में आपने बिल्कुल ठीक बताना है. तो प्लस दिस कि आपके पास कौन सी रेडिएशन एमिट होगी अगर यहाँ से हम इसको देख रहे हैं कि 90 से ये बढ़ के एक आगे चला गया. किस तरह पता चलेगा, अगर हम हीलियम की बात करें यानी अल्फा पार्टिकल्स की, तो वो क्या होते हैं 4-2. इट मीन्स या तो यहाँ पे 4 का डिक्रीज आ रहा होता और यहाँ पे 2 का डिक्रीज आ रहा होता, तब हम कह सकते थे कि हीलियम एमिट हो रही है. बट यहाँ पे डिक्रीज कुछ नहीं हुआ, इंक्रीज हो चुका है. इंक्रीज अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो क्या आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन 0-1. अब क्या होगा कि चूंकि 0 है, यहाँ पे अगर 234 -0 करें तो एग्जैक्टली 234 ही आता है. नेक्स्ट हमने क्या करना था, 90 माइनस, और अब -1 इसका है तो माइनस माइनस प्लस होके 90 + 1 विच इज इक्वल्स टू 91. इट मीन्स कि इससे जो एमिट होने वाली रेडिएशंस है वो बीटा पार्टिकल्स की होंगी. सो हमारा 42 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी एंड इट इज बीटा रेडिएशन. 43 is emission of radiation from radioactive substance is number A dependent upon both temperature and pressure. Number B is independent of temperature but dependent on pressure. Number C is dependent of both temperature and pressure. So basically जो हमारे radioactive isotopes हैं वो depend कर रहे होते हैं कि उस टाइम पे temperature क्या है, उस टाइम पे pressure क्या है. So हमारे पास जो रेडिएशन है वो इंडिपेंडेंट होती है. इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर और प्रेशर से. और इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी एक जगह पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख रहे हैं
तो जितना भी टेम्परेचर हो, जितना भी प्रेशर हो, वो हर टाइम रेडिएशन को एमिट करते हैं। सो सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नंबर 44 इज in a simple harmonic motion with a radius x naught, the velocity of the particle at any point is। so हमारा जो B ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है और वो है v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स यानी x वगैरह के, तो इसके लिए हमारी ये इक्वेशन होती है और ये एज इट इज़ हमारी बुक में भी गिवन है। सो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर होगा। सो ये थे हमारे MCQs।